संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना खान स्वागत करती हूँ आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता के इस प्लेटफॉर्म पर। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब होता है सारे विश्व के लोगों की आवाज, और जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता उसकी आवाज उठाता है वॉइस ऑफ मानवता। तो आज हमारे सामने जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, और हम आज चर्चा करेंगे संविधान के बारे में, क्योंकि हम संविधान की सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्या भारत का संविधान जिंदा है, इस शीर्षक के साथ हम चल रहे हैं, ताकि उसमें क्या जीवंतताएं हैं हम उनको भी देख पाए, और क्या मुद्दे आज हम समाज में अपने संविधान से जुड़े हुए देख रहे हैं। तो निरंतर हम इस दिशा में सोचने समझने का प्रयास कर रहे हैं, तथा आप जैसे विद्वानों के साथ जुड़कर आपके उनके ऊपर क्या विचार है इस जानने का प्रयास हमारी पूरी टीम कर रही है। तो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी अमेरिका वाले सर का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार। आज हमारे साथ भगवान दास जी और मिलिंद जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो हम अ, जी हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड्स में भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा की, तो हम निरंतर संसद से लेकर अब विधानसभा के ऊपर और विधान मंडलों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि अ, जो राज्य विधानसभाएं होती, या कहीं कहीं अगर दो सदन है तो हम राज्य विधानमंडल से काम चलाते हैं। तो राज्य विधानमंडल अगर कोई विधेयक पास कर देता है, यानी कि उसके बाद ही कानून बनते हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक बात यह आती है कि वो जो राज्यपाल है उनकी सहमति आवश्यक होती है, लेकिन उनके पास एक और ये भी पावर होती है कि उसे आरक्षित करके वो राष्ट्रपति जी के पास ले जाएंगे, और राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि उसको अस्वीकृत कर सकते हैं। तो क्या ये आप कहाँ तक ये बात सही है, और लोकतंत्र की कहाँ तक अच्छी तरह से हम इसको समझ पाएंगे कि एक विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक को केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं केंद्र सरकार की सिफारिशों पर ही कार्य करते हैं, तो उसके द्वारा उनको अस्वीकृत कर देना, ये क्या बताता है? मिलिंद जी आप अपने विचार। देखिए, ये सारा सारा जो आपने अपने एक्सप्लेनेशंस किया है प्रक्रिया के बारे में, सारा संविधान में दिया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 200 200 आप उठा के देखेंगे, इसमें सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। जो अभी आपने कहा कि विधेयक को स्वीकृति देना, विधेयक को अस्वीकृत करना, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटाना, अगर वो गैर मतलब कोई वित्तीय विधेयक नहीं है, या फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजना। राष्ट्रपति के अपने अधिकार है, 201 के तहत है 200 की कार्रवाई होगी। आर्टिकल 200 की 201 के तहत भी है, स्वीकृति दे सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए राज्य के लौटा सकते हैं। ये प्रोसीजर है, और इस प्रोसीजर का वो फॉलो करते हैं, तब जाके कोई कानून बनता है। यही भारतीय संविधान में ऑलरेडी प्रोविजंस है, उसके हिसाब से उनको कार्य करना होता है। अब इस संबंध में अगर कोई डिले करता है या कुछ करता है, तो जब से भारतीय संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1952 के आसपास, केशव सिंह बनाम राज्य बिहार का। तो उन्होंने ये कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैलाफाइट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको जानबूझकर कोई ऐसा विधेयक देरी नहीं करना चाहिए, रोक के नहीं रखना चाहिए। तो मेलाफाइट मतलब उसके विरोध में जाके कोई ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। इस तरह का एक जजमेंट उस समय आया था, जो मेरे फिलहाल नॉलेज में है। जी। जी मिलिंद जी, अब हम जी। इसी पर हमारे साथ एक और मेहमान संतोष साहू जी भी जुड़े हुए हैं। और सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमारी जो राज्य के विधानमंडल है उनकी शक्तियां जो है वह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा कम कर दी जाती है। जैसे कि ये उदाहरण हमने अभी देखा कि विधानमंडलों द्वारा अगर कोई विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो ये संभव है कि राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत करके कानून बनने से रोक सकते हैं। तो ये जैसे हम संघवाद की बात करते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा ताकत,
लेकिन अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति द्वारा ये अस्वीकृति दे दी जाती है विधेयकों को, और कई बार तो बार बार ऐसा होता है, तो ये कहाँ तक राज्य की स्वायत्तता को कम करता है, और क्या होना चाहिए एक्चुअल में, मतलब जो हो रहा है उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, और अगर जो अभी हो रहा है वो सही है तो ऐसा मतलब क्यों जरूरी है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां दी जाए। तो एक एक करके मैं दोनों मेहमानों से विचार लूंगी। सबसे पहले संतोष साहू जी, आप अपने इस संबंध में विचार रखें। जी धन्यवाद। भारत को जब भारत बनाया गया तो भारत के तीन हिस्से थे। एक तो ब्रिटिश इंडिया का भूभाग था, दूसरा संस्थानिक राजाओं का भूभाग था, और तीसरा सुदूर जंगलों में आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व था, जिनको ना मुगल पराजित कर सके थे ना ही मराठा। तीनों भूभाग को मिला के भारत को संघ शासित देश बनाया गया। भारत एक देश नहीं है, संघ शासित देश है। यहाँ हजारों बोलियां हैं, भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग नियमों से लोग शासित होते हैं। आदिवासी समाज तो अपने रूढ़ी जन परंपरा से शासित होता है। संविधान निर्माताओं ने बहुत सूझबूझ से, बहुत दूर दृष्टि से ये संविधान में जो प्रावधान किए, ये बात सही है कि आपातकाल हो, कोई ऐसी संकट आ पड़े तो केंद्र को फोर्स के हाथ में आता है, ये बात सही है। पर राज्यों का अपना स्वयं का अधिकार है। राज्य स्वतंत्र है। भारत एक देश नहीं है, संघ शासित देश है, और संघ में राज्यों का अधिकार है। आदिवासियों को 5वीं 6वीं का विशेषाधिकार है। अलग अलग बातें हैं। ऐसा कहा कि राज्यों के अधिकारों में कटौती निरंतर हो रहा है। विधेयक लाए जिसकी बहुमत हुई, और बहुमत के आधार पे कोई भी विधेयक पारित हो जा रहा है और वो कानून का रूप ले रहा है। तो मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान सर्वोपरि है, और जब संविधान को बनाया गया उस समय की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, उसको बगैर ध्यान में रखे इस देश को चलाना बहुत कठिन है। जी जी संतोष जी, धन्यवाद। अब हम भगवान दास जी, आपके विचार इसी मुद्दे पर जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून निर्माण, क्योंकि विधायन की जो विशेषता है वो हमें संसद को भी दी गई है, और राज्य के विधानमंडल भी राज्य से संबंधित कानून बनाते हैं, लेकिन इस कानून में भी जो केंद्र सरकार है उनका हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये राज्य के लिए कहाँ तक सही है और क्यों जरूरी है? भगवान दास जी, अपने विचार इस पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो हमारे इस तरीके की विचारधारा को लगता है उनका कनेक्शन कट गया है। अब हम अगले मुद्दे पर बात करते हैं। सर, एक और जो विधानमंडल है, जिसे हमने देखा कि केंद्र के स्तर पर बजट बनता है। हालांकि बजट शब्द संविधान में नहीं है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण करके उसकी एक परिभाषा उसमें दी गई है। लेकिन ये जो राज्य बजट बनाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बनाता है, तो इसमें वो क्या चीजें हैं जो करता है? क्योंकि बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो बजट है वो अच्छी कामों के लिए इतना इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं हमारे देश में शिक्षा पर बहुत कम खर्च होता है, और रिसर्च एवं डेवलपमेंट पे कम खर्च होता है। तो ये सारी चीजें बजट के द्वारा निर्धारित होती है। तो बजट से संबंधित बातें भी हमको जानना होगी, तथा इसके बारे में ये भी जानना होगा कि विधानमंडलों के पास कितनी पावर है। उसके संबंध में हम अभी चर्चा करेंगे। भगवान दास जी, भगवान दास जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ मैडम, जी सर, आ रही है। जय भीम। सबसे पहले जी तो मैं आप आपके अपनी चैनल बात को पूरी कर लीजिए। जी मैडम। सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। हेलो। जी जी। जी बोलिए। मैं असल में
तो आपका सवाल है वो, चूंकि नेटवर्क की समस्या है यहाँ, मैंने आपका सवाल को ठीक से सुन नहीं पाया है। कृपया करके आप सवाल को अपना रिपीट कर दें। जी सर, हमारा एक आपके विचार जानने का सवाल है, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी राज्य सरकार होती है, विधानमंडल होते हैं, जी विधानमंडल कोई जी कानून बनाने के लिए विधेयक को पारित करते हैं और राज्यपाल के पास पहुंचाते हैं। लेकिन राज्यपाल अगर उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकृत करने की पावर रखते हैं। तो अगर वो विधेयक, जी। जो हाँ विधेयक पूरे विधानमंडल द्वारा बहुमत से पारित किया गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा अगर अस्वीकृत करने की शक्ति है, तो इसका मतलब हमारे जो राज्य सरकारें हैं उनकी पावर कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देती है। तो ये किस जी। प्रकार से स्वायत्तता जो राज्य की है उसको कम करता है? इस संबंध में आप क्या सोचते देखिए, सबसे पहले तो ये बात ये तब होती है, जैसे कोई विधेयक पास होता है, तो विधेयक पास करने से पहले उसमें दोनों सदनों की आवश्यकता होती है, और दोनों सदनों की आवश्यकता होने के बाद विधेयक को कोई पास कर किया जाता है तो वो राज्यपाल पास करता है। यदि राज्यपाल उस स्थिति में पास नहीं करता है, जब देशद्रोह का मामला हो या प्रदेश की किसी तरह से अव्यवस्था का मामला हो, तो उसको जो है आरक्षित करता है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति उस पर विचार करता है, अगर सहमति दे देता है तो कानून बन जाता है, अगर असहमति देता है तो कानून नहीं बन पाता है। वो जब नहीं बन पाता है जब देश में उसमें वो अपनी फिर मत जो उसमें प्रस्ताव होता है, अपने विचार होते हैं, वो राष्ट्रपति विचार को रख करके और उसमें कमेंट करके जो है पुनः वापस करता है राज्यसभा को, विधानसभा को, कि इस तरीके से इसमें जो है स्वीकृति कीजिए और तब वो करिए, परिवर्तन करिए, परिवर्तन करने के बाद मुझे मेरे पास भेजिए, ताकि बाद वो कानून बनेगा। यदि वो नहीं करते हैं तो वो कानून नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें देश हित और प्रदेश का हित नहीं होता है। तब वो जो है ऐसी स्थिति में जो है कानून बनाने की और अध्यादेश को सॉरी जो अपना वो है विधेयक है, विधेयक को पास हैं? करने की स्थिति में नहीं रहता है। और विधेयक जो है हो सकता है जब राष्ट्रपति की या राज्यपाल की सहमति हो जाए। उसमें कई अलग अलग तरीके से मामला है। आज तो फिलहाल यहाँ जहां जहां आज की कंडीशन जो है, वो देश में, पूरे देश में ये मामला फंसा हुआ है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो चूंकि उनके ही राज्यपाल बैठे हैं, उनके ही राष्ट्रपति बैठे हैं, चाहे दलितों, भलाई दलित हमारा राष्ट्रपति बैठा है, लेकिन दलितों की अगर हत्या हो रही हो, दलितों की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा हो, इसके बाद भी वो उस पर इग्नोर करते हैं। और जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां 10 बीसों बार, एक बार नहीं 20 बार विधानसभा पारित होता है, दो दो बार पारित होने के बाद कानून नहीं बनाया जाता है, राष्ट्रपति नहीं देखते हैं, उस विचार नहीं करते हैं, राज्यपाल विचार नहीं करते हैं। तब मजबूरन अभी देखो वर्तमान में ये पोजीशन है कि माननीय जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अभी वर्तमान में कानून बनाए हैं, जो कि अनलीगल भाजपा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, और न्यायालय ने उसको स्वीकृति दे दी है। इस तरीके की स्थिति में जो राज्य के या देश के हित में है, वो कानून जो है, मैडम कुछ बोल रहे हैं? जी जी हेलो बोलिए सर। मैम, जी बोलिए। ऐसी स्थिति में नहीं, आप कुछ बोल रहे थे क्या? जी नहीं, आप अपनी बात करने दें। ऐसी स्थिति में वो जो कानून को बनाने में हमें देश के हित में हो मामला कोई, अब जो है राज्यपाल उसको अग्रेसिव आक्षेप करता है, वो राष्ट्रपति के लिए जी, हमारे साथ एक और मेहमान राष्ट्रीय जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और अगर आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लेंगे तो आपसे भी सार्थक चर्चा की जा सकती है। अब हम जैसे आगे चर्चा कर रहे हैं बजट के ऊपर,
तो जो हमारे राज्य का बजट होता है, अगर तथ्य की बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 202 है, जिसमें बजट से यानी कि अब नहीं राज्य का चलो वो भी करना वार्षिक विवरण की बात की जाती है। इतना कुछ पकड़ो ना तो जी पकड़ो सर, आप अभी आप अपना माइक बंद कर लीजिए भगवान जी। जी जी तो यहाँ पर तो बजट जो हमारा है उसमें ये होता है कि कुछ आय और व्यय से संबंधित विवरण दिया जाता है कि आने वाले वर्ष में वो क्या खर्च करेंगे, कहाँ खर्च करें। तो सर ये जो पूरा बजट होता है, ये कहाँ तक एक जो राजनीतिक दल है या जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी सोच को किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो जिस प्रकार से बजट बनाएगा उसकी हमें सोच पता चलेगी कि ये इस चीज में खर्चा ज्यादा कर रहा है तो इस चीज को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये पूरा जो इंसाइट है हम एक बजट के माध्यम से किस प्रकार से देख सकते हैं। जी मिलिंद जी, आप अपने विचार इसमें करें। देखिए अभी सेंट्रल का बजट या राज्यों का बजट आप देखोगे तो लाखों करोड़ है। अगर भारत को गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाना हो तो 5 साल में भारत देश की गरीबी दूर कर सकते हैं। हमारे देश में किसी भी संसाधनों की कमी नहीं है, खनिज संपदाओं की कमी नहीं है। और जो सब बातें करते थे ना विदेश में इतना इतना पैसा है, 15 लाख देंगे, तो क्या इन्हीं के पैसे हैं? ये सोच का प्रदर्शन क्या है। दूसरा जो मूलभूत चीजें है वो गरीबों को और गरीब रखना चाहते हैं और शिक्षित रहना चाहते हैं। अभी अवेयरनेस के प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं, जो संविधान की बात है या अन्य बातें हैं, जो सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए करके उसके लिए प्रोपगेंडा किया जाता है। तो ये तो एक आरएसएस बीजेपी की सोची समझी साजिश है ना। यहाँ के देश को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, मूल निवासियों को, जो 90% जो जनता है उनको वो रखते हैं। ये सोच है। अब जो बजट भी बनते हैं नॉमिनल कुछ है, आपने शिक्षा की बात की या स्वास्थ्य की बात की या वो सारी चीजें की, मतलब अगर विकास अगर हम बोलेंगे जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, सड़क बनाना ठीक है, आवश्यकता है, बात सारी चीजें, लेकिन ह्यूमन इंडेक्स की जो बात करते हैं मानवीय दृष्टिकोण से, कि उसका जो पोषण आहार है, उसका स्वास्थ्य है, की सुविधा है, जो उसका सफाई का है, तो एक देश कहाँ बैठता है दुनिया के रैंकिंग में? एजुकेशन के मामले में कहाँ रैंकिंग में बैठता है? रोजगार के रैंकिंग में कहाँ बैठता है? जीडीपी के मामले में कहाँ बैठता है? तो ये सारी चीजें जो है सारी तो संविधान के खिलाफ है, सारे आर्टिकल के खिलाफ है। और अभी पूर्व वक्ता ने कहा है कि ये जो आपने अभी कहा कि बजट वो वापस करते, तो ये जो उनके चले चपाटे तो बैठते हैं, ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ रहा ना मजबूरी में। जो राज्यपाल है एक संवैधानिक पद है, हम लोगों ने ऐसी बात नहीं करना चाहिए, लेकिन भेजते किसको है? वो ऐसी ऐसी बातें करता है। अभी बिहार का राज्यपाल है वो, जो क्या बैठता है, महाबोधि महाविहार का इतना आंदोलन चल रहा है और वहां जाके वो पूजा अर्चना कर रहा है, तो इंटरनेशनल स्टेज है, तो वो तो राष्ट्रद्रोह का मामला कर रहा है, संविधान द्रोह का मामला कर रहा है ना। तो इसलिए चले चपाटे तो बोलना पड़ेगा ना। ये तो जानबूझकर इस तरह का एक वैमनस्य फैलाते हैं, घृणा का अभियान चलाते हैं, ताकि एक समूह से दूसरे समूह के बीच विरोधाभास पैदा हो। ये देश के अंदर माहौल अराजकता पैदा पैदा कर रखी है इन लोगों ने। और जो दूसरे दल है जहाँ बीजेपी नहीं है वहां तो वो दूसरे पार्टी के उनको भी गुलाम बना के रखा हुआ। ईडी का डर, उसका डर, सारा डर बता के वो जेल जाने का डर से सब साइलेंट है। तो आवाज कौन उठा रहा है? आवाज तो जनता उठा रही है ना। विपक्ष भी कहाँ है? विपक्ष भी नहीं है, विपक्ष भी उनके दबा हुआ है। और ये वन अभी अभी अगर हम वकीलों की बात करें, अभी हमारे मध्य प्रदेश की बात है, ग्वालियर हाईकोर्ट में कुछ वकीलों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की बात की है, तो वही कुछ ब्राह्मण लोग जो वकील है, मुट्ठी भर वकील है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। अब बताओ, वो विरोध कर रहे हैं और वो जय श्री राम, राम का क्या संबंध है बाबा साहब के साथ? बाबा साहब तो बैरिस्टर थे जिन्होंने संविधान बनाया, हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। क्या ये मूर्ति क्या संसद में नहीं लगी है? क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी है? तो ये मेंटेलिटी दर्शाती है नीचे से लेकर ऊपर तक, सरपंच से लेकर वकीलों से पद से लेकर, ये पूरी मानसिकता जिसको ब्राह्मणवादी मानसिकता है कि लोग जहां जहां बैठे हुए वो लोग ऐसी सोच रहेंगे और उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। यही सारा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आपने जो बजट की बात की, इसलिए ये नहीं चाहेंगे कि इनके बच्चे कभी आगे बढ़े। और अभी हमारे मूल निवासी बच्चों ने, आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में, पिछले 10-20 सालों के अंदर, ये पहले एक नारा लगाते थे इनके अंदर मेरिट्स नहीं है, इनके अंदर ये किसी सीढ़ी का सहारा लेते, ये घर जमाई है। अभी हमारे बच्चों ने कितना साबित कर दिया कि सामान्य वर्ग के बच्चों से ज्यादा ये लोग अंक लाते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक
जो संविधान में ऑलरेडी प्रोविजन नहीं होने के बाद भी एक सुदामा कोटा 10% अलग से बना दिया। तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है संस्थाओं में, संवैधानिक संस्थाओं में, वो नहीं के बराबर है। और जो है, जो आपको दिखाई देता है विधायक के रूप में, सांसदों के रूप में, वो उनापैट का रिजल्ट है, जिसमें 1200 के आसपास एमएलए एमपी सारे भारत में, और 300 के प्लस जो संसद है वो बिल्कुल नहीं बढ़ते, पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। तो क्या बोल सकते हैं? इसलिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है। अधिकार तो लिखे हैं, कागज में लिखे हैं, इंप्लीमेंट करने की ज्यादा जरूरत है। तब जाके हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, तब रिवॉल्यूशन आएगा। ऐसा मेरा अभिमत है जी। धन्यवाद मिलिंद जी। और हमारे साथ राष्ट्रपति जी भी जुड़े हुए हैं। सर, हम आपसे भी इस विषय पर कुछ जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर ले ताकि चर्चा की जा सके। तो सर, जो हमारे बजट तो संसद भी बनाती है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों ही लेवल्स पर बजट तो होता है, लेकिन जनता जो होती है, जनता की क्या अपेक्षाएं बजट से होती है, और अगर वो सही नहीं भी हो पाती, क्योंकि जनता बहुत बार कुछ ऐसी चीजों में खुश हो जाती है जिस पर उन्हें खुश नहीं होना चाहिए होता है। तो क्या अपेक्षाएं जनता आज कर रही है और क्या अपेक्षाएं हमें करनी चाहिए? तो इस मुद्दे पर सर आपने पूछा। जी, बजट में एक तो आर्थिक बजट होता है, एक सर माइक बंद। इनके आधार पर भी होता है। जैसे कि आज हमारे देश में जो हमारा धर्म है, या हमारे राजनेताओं की स्थिति है, या हमारे प्रशासकों की स्थिति है, वो भी अस्पष्ट है। क्योंकि हमारा राज धर्म अलग जा रहा है, और जो हमारा सांप्रदायिक धर्म है वो अलग अलग जा रहा है। इसलिए हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, बिल्कुल भटके हुए से हैं। जैसे कि हम कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, कहीं भी जाता है, या कोई गुरुद्वारा जाता है, लेकिन वहां पे उसका झंडा, उसकी आस्था अलग होती है, वो आदमी बदल जाता है। लेकिन वही आदमी जब राष्ट्र की बात करता है, देश की बात करता है, तब वहां पे वो तिरंगा आ जाता है। तो उसकी निष्ठा अस्थिर रहती है। इसलिए आदमी दो रोल डबल करना पड़ता है उसको। ऐसे ही हमारे जो राजनेता है, जो चाहे वो संविधान की शपथ ले या सर्वोच्च पद पे बैठ जाए, उसमें भी दो व्यक्ति होते हैं। एक तो वो जब देश की सोचता है तब वो तिरंगे को प्रणाम करता है और जनगण मन का गान करता है, और उसके आधार पर बिल की बात करता है। लेकिन जब वो अन्य मामले में सोचता है, तब वो या तो मंदिर जाता है, या मस्जिद जाता है, या चर्च जाता है, या गुरुद्वारा जाता है। अब आदमी बदल जाता है, क्योंकि जब मंदिर जाएगा तो लोगों की भावना आहत होगी, क्योंकि वो देश का प्रतिनिधित्व करने वाला है, एक पक्ष की ओर झुक रहा है। और एक पक्ष की ओर झुक क्यों रहा है? क्योंकि उसकी अपनी मान्यता है। और बजट में भी वो ऐसा ही करेगा, बजट में भी वो पार्शल रहेगा, तो वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि हम पहले हमारा राष्ट्र धर्म को जाने, यानी राष्ट्र धर्म सर्वोच्च अगर हम इसको स्थापित करें। और सबसे पहले एक बजट की आवश्यकता है, जिस बजट को मैं यहाँ इस माध्यम से कह देता हूँ, जो धन विधेयक तो नहीं है, लेकिन पूरे राष्ट्र में लागू होना चाहिए। मैं एक प्रश्न उठाऊं, उसके बाद में मेरी बात रखूंगा। बताओ कि हमारे लिए सबसे, देश के लिए या हर नागरिक के लिए कौन सा झंडा है जिसको सम्मान करना चाहिए? कौन सा ध्वज है, कौन सा झंडा है जिसको सबसे ज्यादा हमें सम्मान करना चाहिए? तिरंगा। उसका कोई विकल्प हो सकता है क्या? उसके बराबर कोई दूसरा हो सकता है क्या? अगर जब नहीं हो सकता है, तो फिर जो हमारे आस्था का केंद्र है, वो चाहे कुछ भी हो, आस्था के केंद्र पर सर्वोच्च स्तर पर वो ही राष्ट्र का ध्वज लगना चाहिए। पहले तो ये बजट पास करें, जिसके बाद सब इम्पार्शल हो जाएंगे, ये जितने भी पार्शलिटी है सब खत्म हो जाएगी, और देश एक निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन जब तक ये नहीं हो, तब तक तनाव चलते रहेंगे। अगर कोई किसी एक आस्था के मंदिर में या मस्जिद में जाता है, तो दूसरा पक्ष उस पर आरोप लगाता रहेगा कि ये उसकी तरफ झुक रहा है, चाहे फिर निर्णय कोई भी ले, क्योंकि निर्णय वो निष्पक्ष ले ही नहीं पाता है, क्योंकि वो अलग अलग अवसर पर अलग अलग जगह वो सजदा करता है। उसकी हालत ऐसी होती है जैसे एक महिला को अनेक पति, ऐसी हालत हो जाती है उसकी। तो इसलिए हमें एक राष्ट्र, और उसी राष्ट्र का जो सर्वोच्च ध्वज है वो उसकी आस्था का भी ध्वज हो। अब आस्था कुछ भी हो, हम आस्था का पहले पोषण करते थे। एक मैं उदाहरण लेता हूं, जिसमें
मैं एक महापुरुष का नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं किसी महापुरुष को ज्यादा श्रेय नहीं देता हूं, लेकिन एक महापुरुष का नाम आएगा। पहले सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा, सती होना उसकी आस्था का सवाल, लेकिन उन्होंने इस सती प्रथा का विरोध किया कि ये आस्था का नहीं है, ये अंधविश्वास का विषय है। और आज हम भी सती प्रथा को गलत मान रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम सबकी आस्था को श्रेय देकर राष्ट्र के सामने खड़ा कर रहे हैं और राष्ट्र को बोना कर रहे हैं। और जब ये स्थिति किसी निर्णय में आ जाती है, किसी विधेयक में आ जाती है, किसी बिल में आ जाती है, तब हमारे लिए एक मुद्दा बन जाती है, लेकिन इसके मूल में उसकी आस्था बनाम राष्ट्रवाद है। जी जी आपने बहुत विस्तृत चर्चा की और विचार भी, अपने मौलिक विचार रखे। और हम इस विषय पर यह जानना चाहेंगे कि इनसे जो हमारा बजट बन रहा है उससे अपेक्षाएं क्या करती है जनता, क्योंकि जनता भी कुछ सोचती होगी कि आज बजट आएगा, आज हमारे मतलब हर सेक्टर के लिए अलग अलग धनराशि मिलेगी, तो इस क्षेत्र में अच्छा काम होगा। तो क्या अपेक्षाएं जनता को रखनी चाहिए, उस मुद्दे पर सवाल था सर। संक्षिप्त में राष्ट्रपति जी अपनी बात इस पर रखिए ताकि और अपेक्षा तो वही कर पाता है जो आंख खुली हो, या जो जागता है, या जो शिक्षित है। अगर भ्रमित हो जाए तो उसकी अपेक्षा कोई मायने ही नहीं रखती है। वैसे जनता की या आम आदमी की मूलभूत समस्या है रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा, ये है। अब इसकी पूर्ति कैसे हो, लेकिन उसमें ये बोध ही नहीं है, इसलिए वो उसकी अपेक्षा बोनी पड़ जाती है। उसकी अपेक्षा का कोई मायना नहीं रहता। जी जी सर, धन्यवाद। और भगवान दास जी, सर आपको आवाज आ रही है हमारी? जी भगवान दास जी, जी मैडम। मिलिंद जी सर, आप हेलो। बजट के बारे में अपने विचार रख। जी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ हाँ। हम जैसे राज्य में बजट जो के हमारा, जी हाँ सर मैं अपने बोल रहा हूँ। विचार बोलिए। बजट के बारे में आप नहीं क्या सोचते हैं, जनता की अपेक्षाएं क्या होती है उससे? देखो, जनता की अपेक्षा होती है, जैसे बजट होता है वो शिक्षा स्वास्थ्य और बुनियादी जो ढांचा है, वे ढांचा को संपूर्ण रूप से मदद आम आदमी का, जनता का, देश के नागरिकों का हित हो सके, इस तरीके का बजट, रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा, इस तरीके का रोजगार जो है तय होता है। तब इसके लिए जो है का गत होता है। और केंद्र सरकार से लेकर देश के हित के लिए बजट है वो अप्रैल माह का है। वो जो है देश की एक बुनियादी ढांचा है, जिसमें जो है पूरे साल का अनुमानित, जैसे कर है, व्यय आय, दोनों एडजस्ट करके, और उसमें जो है स्वास्थ्य शिक्षा को मूल बना करके आय व्यय का ब्यौरा, विभिन्न योजनाएं जैसे सरकारी तमाम विभाग हैं, उन विभागों को उसी तरीके से संचालित किया जाता है। वो एक सरकार जो एक बजट होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, सरकार का दस्तावेज के रूप में होता है। इसलिए उसे जो है एक देश का, प्रदेश का वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से सम्मिलित, और उसको जो है उसी में किया। जी सर, धन्यवाद। हम अब विधानसभा, हमारी जो है हमारा विधानमंडल, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और मुद्दा है जो भाषा से संबंधित। आर्टिकल 210 में विधानमंडल की भाषा से संबंधित चर्चा है कि उनका कार्य किस भाषा में संचालित होगा। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि या तो मतलब राज्य की राजभाषा, और या फिर भाषाएं, मतलब एक से अधिक भी होगी तो चलेगा, या फिर अंग्रेजी या हिंदी। इस प्रकार से बताया गया है कि इसमें कार्य हो सकेगा। और उसके बाद ये भी मेंशन किया गया कि 15 वर्षों बाद जो अंग्रेजी है उसका प्रयोग बंद हो जाएगा, मतलब वो जो उसको या अंग्रेजी में करके पढ़ा ही नहीं जाएगा। कुछ राज्यों में ये 25 वर्ष और कुछ राज्यों में 40 वर्ष तक भी छूट दी गई थी। लेकिन हम आज तक देखते हैं हमारे संविधान निर्माण के, हमारे संविधान को लागू होने के 75 वर्ष बाद कि अंग्रेजी और हिंदी इसमें भी विवाद रहता है।
और बहुत सारे राज्य मतलब दक्षिण वाले राज्य जो होते हैं वो बोलते हैं कि हिंदी को थोपा जा रहा है। तो मतलब ये जो पूरा मुद्दा है ये हम केवल विधानसभा तक ही इसको सीमित नहीं करेंगे, इसमें हम संसद वाले मुद्दे को भी ले सकते हैं, क्योंकि भाषा का मुद्दा एक बड़ा विस्तृत राष्ट्रीय मुद्दा बन के आता है, क्योंकि ये बहुत बार हमारी एकता को कमजोर भी कर देता है, जबकि हम बहुत बार हमारी बहुत सारी विविध भाषाओं को एकता के रूप में देखते हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या समस्याएं आपको दिखाई देती है और किस दिशा में समाधान जाना चाहिए? सबसे पहले मिलिंद जी, आपके इसके ऊपर संपूर्ण मुद्दे पर क्या विचार है? आप अपनी बात। संविधान में जो प्रदेश बने हैं ना, और भाषाई आधार पर प्रदेशों का गठन हुआ है। प्रोसीजर में आप जाएंगे संविधान की प्रक्रिया में तो भाषाई आधार पर है ना। तो हमारे देश में साउथ की आप बात करें तो यहाँ तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, 4 राज्य है, इधर इधर भाषा है। मैं इसको मध्य प्रदेश जो है, इस पहले मध्य प्रांत हुआ करता था, मराठी है, और आप गुजरात है। तो देखिए, जो जनता जहाँ की निवास है, मातृभाषा जो बोलते हैं, उसमें तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ना। उनका फंडामेंटल राइट्स है, हमने संविधान में राइट्स दिए हुए हैं। अब रही बात यहाँ की, ये जो उनका आरोप है कि थोपी जाने वाली भाषा है, तो नहीं, थोप नहीं सकते ना। ऑलरेडी उनको दिया गया है कि आप अपनी भाषा में वो सारी बोल सकते हैं, सारी चीजें है, स्पीच कर सकते हैं। अब रही बात अंग्रेजी या हिंदी, तो ये थोपना हो गया ना। तो क्या जापान में उनकी भाषा में कार्य नहीं होते हैं? कार्य अंग्रेजी में होते हैं। चाइना में नहीं होते क्या? बिल्कुल होते। क्या वो देश विकसित नहीं है? कंपेरिजन करो वर्ल्ड से हमारे देश के, तो वो चीजें नहीं है। या भाषाएं बाधा नहीं है। बाधाएं जो है ये जानबूझकर एक, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा ना, रिलीजियस थोपने वाली बात, ये थोपने वाली बात है। दूसरा, अभी मैं बजट के संबंध में कहूंगा, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारी जो सोच है ना, हम लोग जो बहुजन समाज के लोग बहुत छोटा सोचते। चलो भाई, पेट भर अनाज हो जाए, भूखे लोग है ना, तो पेट भर अनाज मिल जाए, एक छोटा सा मकान मिल जाए, इंदिरा आवास का मकान मिल जाए, प्रधानमंत्री का आवास का वो मिल जाए, छोटा सा रोजगार मिल जाए, 4 क्लास की नौकरी मिल जाए। ये बजट में कितना करोड़ रुपए की राशि होती? कभी आपने देखा कि ये जो बजट बनता है किसको बुलाते हैं? बहुजन समाज के किसी नेताओं को, संगठनों को, कर्मचारी के संगठनों को, या वेलफेयर एसोसिएशन को, या जितनी भी अलग अलग विभाग के जो ट्रेड यूनियन है उनको बुलाते हैं क्या? या जो शिक्षा से जुड़े हुए उनको बुलाते हैं क्या? किसको बुलाते हैं? कभी देखा आपने? वो गिने चुने उद्योगपति लोग हैं ना, उनको बुलाते हैं। उनसे लेकर वो वित्त मंत्री बजट पास करता है। उनके कई लाख करोड़ के जो बजट होते हैं वो रिसेशन में ऐसे माफ कर दिए जाते हैं। और हमारे किसान लोग अगर छोटा मोटा 2-4 लाख का लोन ले तो उनकी कुर्की करते हैं बैंक लोग। उनके कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, और उनके डूबते हुए उद्योग, कई कई अभी जो बैंक है ना, आपने बीच में माफ देखा होगा लॉकडाउन के बाद, माफी कई बैंक चाहूंगा, डूबते माफी हैं। चाहूंगा थोड़ा सा, बड़े भाई। तो ये सारी जो बड़े भाई चीजें होती माफी है, क्या बात है? बोलिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? अभी आपका नंबर आएगा, बोलिए ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं तो फिर। तो बात पूरी हो जाए फिर बोलिए ना। यहाँ तो पैनल्स बैठे हैं, तो एक बात सुन लीजिए। आर्गुमेंट होता है जज के नहीं नहीं, सामने, सही बात है, अपना लेकिन पक्ष रखते हैं आप नहीं अपना। नहीं, लेकिन एक सर आप आपने एक बात कही कि बजट। जी मैडम। सर वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आप आपके जो विचार हैं आप उस मुद्दे पर चलिए टिप्पणी चलिए, कोई रखें। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैडम। मैंने कहा, वो उद्योगपतियों को पूछकर बजट दिया जाता है, उनके कई करोड़ों रुपए के लाखों रुपए के इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ किए जाते हैं, सारी चीजें, वो सारा चीजें होती है। कई बार ये, मतलब उस समय वित्त वो मंत्री थे ना, प्रणब मुखर्जी, उस जमाने से हम लोगों ने बजट जलाया था। तो ये सारी चीजें चल रही है, मतलब ये चीजें उत्थान के लिए कहीं नहीं होती, सारी बातें चल रही है। अब वो उनको, हमारे जो लोग आंदोलन करते, प्रेशर्स करते, तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जो जो मिल रहा है हमारे लोगों को, जो भी प्राप्त हो रहा है, हमारे लोगों के आंदोलनों के संघर्ष का नतीजा है। जो लोग भी जहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए अधिकार ऑटोमेटिक कोई सरकारें दे नहीं रही, स्ट्रगल करके हिस्सेदारी ले रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तब जाके उनको चीजें मिल रही है। मेरा ये कहने का मतलब है इसमें। बजट तो बहुत कुछ है। और राजीव गांधी जब से ना, तो क्या बोलता था, हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे नहीं पहुंचता, 85 पैसे गायब हो जाते थे। आज भी वही स्थिति हो रही है। कितने सारे पुल आपको गिरने को मिलते हैं, बजट बनाते हैं, कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें हैं देश के अंदर। मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कुछ देना देना। जुडिशरी भी नहीं चल रही। इवन मैं जुडिशरी में हूँ, लॉयर हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, तो क्या चल रहा है? संविधान में आर्टिकल तो 312 है ना, डायरेक्ट, जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनाने में क्या प्रॉब्लम है? सब
देश के अंदर ये जजों ने 24-25 जजों ने क्या करके रखा, उनके खानदानों से जज बनते आ रहे हैं, तो भागीदारी कहाँ है? तो ये जो रिप्रेजेंटेशन, जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर क्षेत्र में, रिप्रेजेंटेशन, तो वो प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपके साथ जस्टिस होना नहीं। जी, अब जी बोलिए। मिलिंद जी, हम भाषा के मुद्दे की बात कर रहे थे, आप भाषा के मुद्दे पर भी अपने जो विचार हैं वो देखिए, भाषा का जो मुद्दा है, तो तो भाषा में मैंने बताया ना पूर्व में, आप शायद समझ नहीं पाए। हमें आप अपने अपने राज्यों में उनको उस भाषा में अपने बजट बनाने का, स्पीच करने का, एजुकेशन देने का, वो सारा राइट्स है, उनके राइट संविधान में ऑलरेडी दिए हुए हैं, कोई छीन नहीं सकता। और एक संवैधानिक प्रोविजन है उसमें। केवल केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी की बात नहीं कीजिए ना। क्वेश्चन क्या है विभिन्न आपका? राजभाषाएं जो नहीं, राजभाषा जी तो राजभाषा ऑलरेडी हिंदी है ना। जैसे रेलवे में आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाओगे तो आपको हिंदी में बात करें, लेकिन वहां की बात देखोगे, तमिल में जाएंगे तो वो भी बात करते हैं। आपके नोटों में देखो, छपाई में, उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारी भाषाओं में रखते हैं। ये तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ है ना, सारी चीजें। अब विवाद अलग है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को थोपने वाली बात करते, वो तो कुछ पैदा की गई वाली चीजें है ना। और जो एंशियंट उधर की जो लैंग्वेजेस है वो एंशियंट लैंग्वेजेस है, प्राचीन जब लिपि सारी चीजें, तो वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम भगवान दास जी, अब आप अपने विचार भी रख सकते हैं। और ये भाषा के मुद्दे पर जो हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एक राजनीतिक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, भाषा का मुद्दा उठाया जाता है। जी और मैडम। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत सारे ऐसे भगवान दास जी अपनी जी बात मैडम, बोले। देखो अबे हमारे जो साथी बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि जब संविधान वो क्या नाम बजट पास किया जाता, जब हमारे लोगों को, कितने एससी एसटी लोगों को बैठाया जाता। देखिए, हमारे बाबा साहब ने सबसे पहले एक आरक्षण का जो मुद्दा दिया है, वो संवैधानिक तरीके से आरक्षित सीटें तय करके हमारे जो एससी एसटी के बहुजन समाज के लोग हैं, वो चुन करके राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचते हैं और विधानमंडल में भी पहुंचते हैं। उन लोगों के लिए वो ही जो है बजट को रखते हैं और उनके द्वारा ही बजट को पेश करने के बाद बजट पर चर्चा होती है, बहस होती है। बहस के बाद जो है बजट की स्वीकृति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब अगर अस्वीकृति, अगर देश हित में, देश अहित में है, तो उसमें अस्वीकृति उसको जो है आरक्षित करे, राष्ट्रपति के लिए अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, पास करने के लिए भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो उसे स्वीकृति दी जाती है, और नहीं लगता है तो वो कानून नहीं बन पाता है। और जब कानून नहीं बन पाता है तो देश की कानून व्यवस्था या जो भी उनकी मंसूबे हैं, उन पे फर्क पड़ने का काम होता है। इसके बाद बात आती है भाषा की। तो संविधान के अनुच्छेद 210 में, अनुच्छेद 210 में और अनुच्छेद 220 में स्पष्ट लिखा है कि भाषा, लोकसभा में, विधान मंडल में भाषा हिंदी और अंग्रेजी का अनुमोदन दिया, संवैधानिक तरीके से भाषा को तय किया गया है। बाद बाकी ये स्पीकर जो होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है, वो तय कर सकता है। अगर कोई सदस्य हिंदी और अंग्रेजी में अपनी बात रखना नहीं जानता है, तो वो अपनी मातृभाषा, जो भी भाषा उसके क्षेत्र की है, उस भाषा में अपनी बात रखने के लिए जो है संवैधानिक तरीके से तरीका होता है, वो संविधान तरीके से अनुमति सभापति देता है। सभापति अनुमति देता है। हमारे साथी जो कह रहे थे, मुझे लगता, मेरे संज्ञान से बुरा मत लगे साथी को, क्योंकि बड़े ही हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और आपके चैनल का भी सम्मान कर रहा हूं, लेकिन इसमें एससी एसटी के लोग चुन करके जाने के बाद वो लेकिन निकम्मे लोग हैं, वो उनका अंदर गद्दारी का खून भरा हुआ है, इसलिए वो हमारे लोगों के मान सम्मान अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं। और हम लोगों को जो तमाम तरीके की योजनाओं के बारे में बड़े भाई जिक्र कर रहे थे, उन योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं होता है और भ्रष्टाचार होता है। उसमें हमारे अपने लोग, जिसमें बहुजन समाज के लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी सदन हो, उस सदन में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़के जीतने वाले व्यक्ति जो है, वो अपने समाज के हक अधिकारों की बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे समाज का
हनन होता है, हमारे समाज का दुनन होता है, हमारे समाज पर जो अत्याचार होता है, और सरकार में बैठे लोग या अधिकारी लोग वो जो है भ्रष्टाचार को करते हैं, उसमें हमारे अपने लोगों की विशेष जिम्मेदारी कहेंगे हम। भाषा की बात है तो भाषा तो मैंने बता ही दिया है। विधानमंडल में या विधानसभा में 210 अनुच्छेद 210 के तहत भाषा हिंदी और अंग्रेजी को दिया गया है। बाकी विधानमंडल में जो है अनुच्छेद 220 के अंतर्गत ये तय किया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी, लेकिन मातृभाषा जो अगर सभापति, जिस आदमी को बोलना नहीं आता, जो सदस्य नहीं बोलना जानता हिंदी और अंग्रेजी को, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी अपनी बात को रख सकता है, लेकिन सभापति या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से। बाकी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं रास्ता बाहर एक कार्यक्रम में हूँ, आप भी समझ रही होंगी, और अब मैं रास्ते में खड़े होकर के मोबाइल की रोशनी से आपसे जो है चैनल में जुड़ा हूँ, इसलिए अपनी बात को रख रहा हूँ। और जो भी ये मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा, संविधान में भी जो बाबा साहब ने संविधान दिया है हमारे देश को, उस संविधान में भी इस मुद्दे को, चूंकि जो क्षेत्रीय भाषा है, जो उन भाषाओं को वो दिया गया है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय भाषाओं का सभापति द्वारा अनुमति देने के बाद वो जो है अपनी बात अभिकृत कर सकता है, कह सकता है। जो आदमी, जो व्यक्ति, जो सदस्य हिंदी और अंग्रेजी को बोलना नहीं जानता है। जी सर, धन्यवाद। और आप किसी भी परिस्थिति में आप चैनल से जुड़े, सर आपका इसके लिए विशेष धन्यवाद। और इसी हमारे सामने एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, अगर वो भी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लेंगे तो हम उनसे भी चर्चा कर पाएंगे। तो सर अब हम राष्ट्रीय डिसीजन के पास जाते हैं, और इसी मुद्दे पर, जो भाषा संबंधी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ संवैधानिक प्रावधान तो है और एक तरफ जो चल रहा है उसके ऊपर आप और कुछ समाधान भी अगर देना चाहें तो, क्योंकि एक बहुभाषी मॉडल हो सकता है और एक ये हो सकता है कि सारी भाषाएं अपने अपनी जगह पर रहे, लेकिन पूरे राष्ट्र को जोड़ने वाली एक भाषा अगर बने। मतलब बहुत तरह के समाधान दिए जाते हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो आप क्या सोचते हैं और क्या इस स्थिति को किस रूप में देखते हैं आप? जी, अगर सारे राष्ट्र को एक अखंड राष्ट्र बनाना है तो एक भाषा, राजभाषा बनानी पड़ेगी, पहली बात। और जब तक एक राजभाषा नहीं बनेगी तब तक ये राष्ट्र पूरा पूर्णता से, पूरी शक्ति के साथ अपना प्रदर्शन विश्व पटल पे नहीं कर पाएगा। लेकिन एक भाषा कौन सी हो, कैसे हो, इसके लिए दो बिंदु हमको पहले उठाना पड़ेगा। पहले ये सर्वे करके देखा जाए कि सबसे ज्यादा किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं भारत में। इसके बाद में जिसका व्याकरण आदि, जिसपे हम ज्यादा वैज्ञानिकता कौन सी है, इस बिंदु पे चर्चा कर लें। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसको लागू कैसे करें। तो लागू करने के लिए जो उस भाषा का क्षेत्र है, उसके अलावा जो भाषा नहीं बोलते हैं उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान है, ताकि केंद्रीय बजट से उनको शिक्षा दी जाए। पहले राजभाषा घोषित करना ये बात का विषय है, पहले तो जिसको बनाना है पहले उनको बजट देकर उनको शिक्षित किया जाए, और जब शिक्षित होने का बजट देने के बाद हम उसको राजभाषा घोषित करने, यानी उसको प्रथम लैंग्वेज या फर्स्ट भाषा करें। इसके बाद में वैकल्पिक हो, लेकिन जैसे कि कोई 3, 4, 5 भाषा में लिखा हुआ है कोई भी प्रेम्बल या कोई भी इस तथ्य, तब उसमें कुछ अनुवाद में कुछ त्रुटि आ जाती है, तो उसको मूल किसको माना जाए। मुद्दा यहाँ से है, मूल किसको माना जाए। तो जो राजभाषा जिसको घोषित कर रहे हैं उसको मूल माना जाए, बाकी को त्रुटिपूर्ण माना जाए। इस प्रकार से एक एक स्टेप से हम बढ़ते जाएंगे तो हम इस कदम को उठा पाएंगे और पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकेंगे। जी मैडम। तो ये जो भाषा वाला मुद्दा हमारा है, बहुत इसे हम पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं, और बहुत सारी जो हमारी अलग अलग भाषाएं हैं उनसे हम, क्योंकि उनमें भी बहुत साहित्य है,
तो वो चीजें भी हम उसका भी इस्तेमाल करें और साथ ही हमारी प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर चलती रहे उसके लिए, जैसे कि आपने कुछ मॉडल बताया है, तो अगर इस प्रकार के समाधान किए जाएं तो जो समस्या आती है विधानसभा में, विधानमंडल में कम समस्या आती है, संसद जो होती है हमारी वहां ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है, क्योंकि पूरे भारत से लोग आते हैं और वो अपनी भाषाएं जानते हैं। तो हम जी ऐसे हाँ, इसी बिंदु पे कुछ मैडम, इसी बिंदु पे एक बात और मैं कह के स्पष्ट कर देता हूँ कि राजभाषा एक हो, लेकिन आम लोगों की भाषा उसकी अपनी भाषा हो, आम लोगों की। और सुप्रीम कोर्ट में और अन्य जितने भी कोर्ट है जहां आम लोग पहुंचते हैं, वहां उसे जी अपनी भाषा में कहने का अधिकार हो। जी अगर जज को समझ में नहीं आता है तो जज की समस्या है, वकील को समझ में नहीं आता तो वकील की समस्या है, लेकिन उसके मूल अधिकार का हनन ना किया जाए। उसको अपनी मूल भाषा में अपनी बात कहने का और मूल भाषा में उसका समाधान सुनने का हक है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य में जो दवाई गोलियां हैं वो भी उसकी मूल भाषा में दी जाए, डॉक्टर पर्ची भी उसकी मूल भाषा में लिखे जिस भाषा में वो रह रहा है। जैसे कि अगर हिंदी बेल्ट में रह रहा है तो उसके डॉक्टर का पर्चा ऐसा लिखा जाए जिसको वो समझ सके कि उसको क्या बीमारी है, क्या गोली दवाई दी जा रही है, क्या परेशानी है। और यदि कोई कोर्ट में केस लड़ रहा है तो उसको अपनी भाषा में उसका समाधान उसको दिया जाए, यानी उसे अन्य भाषा के लिए बाध्य ना किया जाए। लेकिन राजभाषा कोई भी हो, लेकिन उसकी मूल भाषा में उसको शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, राष्ट्र की बताया जाए। तरफ से उसको जवाब मिलता है। जी अब हम भाषा के मुद्दे से उठकर एक और मुद्दा हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पर। जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ऐसे ही राज्यपाल भी अध्यादेश जारी। तो हम इस मुद्दे पर ये जानना चाहेंगे कि अध्यादेश जो है मतलब वो इस परिस्थिति में जारी करते हैं जब विधान मंडल के कोई सदन सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति आ जाए कि अविलंबनीय, मतलब हम उसमें वेट नहीं कर पाते हैं, ऐसा राज्यपाल को लगे और उन्हें कोई एक कानून जल्दी ही पास करना है और इमरजेंसी की सिचुएशन उन्हें लगे तो वो कर सकते हैं। तो ये अध्यादेश होता है, ये इसलिए लाया गया था और शायद हमारे अम्बेडकर जी ने कहा भी था कि ये जो अध्यादेश वाली चीजें हैं ये रेयरली यूज होती है, लेकिन हम आज देखते हैं तो ये धड़ल्ले से यूज होती है। मतलब बहुत बार केवल कुछ मतलब चर्चा बहस से बचने के लिए, बहुमत आएगा या नहीं आएगा इन चीजों से बचने के लिए, जब सत्र नहीं चल रहा होता है तब जाकर ही कोई मुद्दा उठाया जाता है और फट से कानून बना दिया जाता है। तो इस मुद्दे पर मतलब क्या चीजें, क्यों लाया गया अध्यादेश का जो प्रावधान है वो, और आज किस रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है, मिलिंद जी आपसे इस बारे में हम जानते देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल पब्लिक सब जागरूक हो रही है, क्योंकि हैं। जी संवैधानिक प्रावधान जिस उद्देश्य और पर्पस के लिए संविधान में रखे गए हैं उसका तो दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात है कि जो कानून पास कर रही है संसद पिछले लगभग अभी 2025 चल रहा है जब से एलपीजी लागू हुआ है, लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, तो आप देखेंगे कि बगैर डिस्कस और डिबेट से ही पास हो जाते हैं। उस पर अब जितनी चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं होगी तो जनता को पता चलेगा। बगैर चर्चाएं के विधेयक पास हो जाते हैं, हाथ खड़े कर लेते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति चली है, ये जानबूझकर जो पार्टी सिस्टम बना हुआ है ना, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बना हुआ है, तो ये जो हम लोग यहाँ चैनल पे बोल रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, तो वहां जो संसद में बैठे हुए लोग हैं या विधानमंडल में बैठे हुए लोग हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो पार्टियों ने दिया ही नहीं है। खाली हाथ खड़े करो। तो ये चीजों की वजह से जनता को सारी चीजें पता नहीं होती है, और कभी कभी विपक्ष अगर हावी होने लगता है या चीजें होने लगती है, बायकॉट करता है, तो ये लोग क्या होता है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं और उस तरह वो करते हैं, मिसयूज कर रहा है। हालांकि उस कानून का दायरा है, 6 महीने तक लागू होगा, बात तब तक तो अपना काम कर लेते हैं, मिसयूज कर लेते हैं। तो कुल मिला के देश के अंदर चलाने वाले, जो सत्ता चलाने वाले जो लोग हैं, जो इलीगल रूप से बैठे हुए हैं या वो भी सही प्रक्रिया का पालन करके नहीं बैठ गए हुए हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है आजकल, सारे दुनिया में इतनी हाई टेक्नोलॉजी बनी हुई है, वो लोग देश, अमेरिका, बड़ी बड़ी सारी जो देशेस हैं जहाँ लोकतंत्र है, वो बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं कि बैलेट पेपर के अंदर वेरिफिकेशन होता है। मैंने अगर आपने अगर किसी को वोट दिया, बाली गए, सिल ठप्पा जिसको भी लगाया, उसका वेरिफिकेशन होता है कि हाँ उसी व्यक्ति को दिया।
अब ईवीएम में क्या होता है, ईवीएम में क्या होता है, वोट कहाँ गया पता ही नहीं है, किसको गया आप उसको खुद को ही नहीं पता। तो जानबूझकर ऐसी चीजें जनता को दे रहे हैं, इसका मतलब ये मशीन से चुनी हुई सरकार है, इसलिए उनको निडर डर नहीं लगता किसी बात का। तो बहुत सारा चेंजेस करने की बात है, इम्प्लीमेंट करने की बात है, अलग अलग क्षेत्र में उस तरह का बात है। हम ठीक है एक चीजों को लेकर ले रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कनेक्टिंग चीजें हैं। समस्याएं क्यों हैं, मूलभूत में जड़ में जाना होगा, ये समस्याएं क्यों है। समस्या इसलिए कि उनको डर ही नहीं, जनता के वोटों का डर ही नहीं है। पहले वोटों का डर था तो अटल बिहारी के समय जब कांशीराम जी थे तो एक वोट से सरकार गिरा दी थी, तब उनको समझ में आ गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, वोट का अधिकार कैसे मिला, हमने पिछले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में स्टार्टिंग में जो बात है उसमें फंडामेंटल राइट्स के समय में चर्चा की थी। तो वो जो अधिकार हमको संविधान में आए या मिले हुए, आज उसकी क्या स्थिति है, हमको ये भी देखना पड़ेगा ना। अधिकार तो मिले हैं, लिखे भी हैं, आज उसकी दशा और दिशा क्या है, फ्यूचर क्या बनेगा, ये जब तक हम समीक्षा नहीं करेंगे तो एक भविष्य की रणनीति नहीं बना सकते। सजेशन दे रहे हैं हम, अच्छी बात है, लेकिन सजेशन को लागू करने वाला कौन है। क्या इन सजेशंस को लागू करने के लिए चीजें हो रही है, जबकि आंदोलन कितने चल रहे, किसान लोग 6-6 महीने 8-8 महीने साल साल भर आंदोलन चला रहे हैं। क्या ऐसी दशा होनी चाहिए, दुनिया देख रही है सारी बातें। तो इसीलिए जनता का जन आंदोलन होना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तब जाके सारी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें सुधार होगा। और ये कोई नई परिपाटी नहीं है, जिस भी देश में रिवॉल्यूशन हुई है, क्रांतियां हुई है, वो अलग बात है कि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ है, राइट्स मिले तो कुछ कुछ मिले, लेकिन अभी वो स्थिति क्या है, मुट्ठी भर लोग आज सब लोगों को राज कर रहे हैं और बाकी लोगों को गुलाम बना के रखा है, मेंटली गुलाम बना के रखा, मानसिक गुलाम बना के रखा हुआ है। ईडी का डर, इसका डर, जेल जाने का डर, तो डर कब तक, आखिर सच्चाई सामने एक दो आना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के अवेयरनेस और जज्बा करने की जरूरत है और इवोल्यूशन की जरूरत है हर फील्ड में। जी। और जैसे कि आपने कहा कि कुछ विधेयक जो होते हैं वो बहुत जल्दी पास कर दिए जाते हैं, तो ये बात सही है, क्योंकि तथ्य भी यही होता है कि हम बोलते हैं आंकड़े बोलते हैं, लेकिन आंकड़ों की कैसी व्याख्या करें ये एक अलग अलग बात है। तो 10 मिनट से कम समय में भी हमारे बहुत सारे विधेयक पास हुए हैं। मैं 17वीं लोकसभा की बात कर रही हूँ, तो वहां पर 5 साल में मात्र 274 बैठकें हुई। अगर, क्योंकि लोकतंत्र का आधार तो वही है जिसमें लोग जो हमारे सांसद चुनकर गए हैं वो मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे और बहस के माध्यम से कोई मुद्दा पास होगा। लेकिन हमारे इतनी एक कम पैनलिस्ट बैठ है, उनको मैडम एक पैनलिस्ट है कोई गुर्जर, उनको कुछ चांस नहीं मिला, कृपया जरा उनको भी कुछ 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। जी जी। हमारे साथ दो नए मेहमान जुड़े हुए हैं और एक राजन गुर्जर जी जुड़ी हुई है। मैम, आप अध्यादेश जो होता है उसके मुद्दे पर अपने विचार रख सकते हैं, जो राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। देखिए, अध्यादेश तो वैसे सच्चाई तो ये है, जो बाबा साहब के द्वारा भारत को दिए गए संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो विधानमंडल और विधानसभा के दोनों शस्त्रों में से एक सदस्य शस्त्र मौजूद ना हो या दोनों सदन मौजूद ना हो तब अध्यादेश जारी किया जा लाया जाता है। लेकिन ये सरकार जो है वो सरकार एक मनवादी व्यवस्था की सरकार है, इसे संविधान से मतलब नहीं है, ये जनहित में लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है, जिसके कारण ये आए दिन अपनी मनगढ़ंत तरीके से, क्योंकि इनके अधीनस्थ जो अधिकार हैं, इनके अधीनस्थ वो उसी विचारधारा के राष्ट्रपति और राज्यपाल बैठे हैं, तो ये कभी भी कोई भी संविधान को कोई भी अध्यादेश जारी करके और अपना कानून बना लेते हैं। वैसे अगर संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से ये बिल्कुल लीगल नहीं है, अनलीगल है। अनलीगल यही होता है कि एक दोनों सदनों में से एक सदन की गैर मौजूदगी या दोनों सदनों की गैर मौजूदगी में किसी आफत की कालीन स्थिति में अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। जी मैडम। जी सर, धन्यवाद। और राष्ट्रीय ऋषि जी से भी हम चाहेंगे कि जो हम पूरी अध्यादेश के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उनके इनसाइट्स इस पर क्या है, वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या मुद्दे पर बात। जी। इस प्रकार के मुद्दे के लिए इसका समाधान अगर ढूंढे हम, तो पहले तो ये पार्टी सबसे बड़ा इसमें बाधक रहती है, क्योंकि एक पार्टी पहले से ग्रुपिंग है। अगर
हर व्यक्ति, जैसे कि चुनाव जीतने के बाद ये राज्यसभा में या लोकसभा में जो स्थित रहते हैं, वो सभी अ, वहां से अपनी पार्टी की पहचान खोकर वो बहुमत दल की सरकार बनाकर बैठे और उनको स्वतंत्र वोट करने का अधिकार हो। स्वतंत्र वो किसी भी मुद्दे पे समर्थन करे, हालांकि ये संवैधानिक है, लेकिन ऊपरी प्रेशर और ऊपरी गठबंधन ये हमारा इस बजट का अध्यादेश को पास करने में बाधा देता है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ईवीएम की बार बार बात उठती है, और आज दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी पे चलने वाला देश भारत है। इस बात से कोई इनकार नहीं करता है, क्योंकि हर बड़े बड़े देशों में चुनाव अब भी बैलेट पे होता है और भारत में ईवीएम से होता है ना। मतलब भारत इसमें अग्रणी है। अगर अग्रणी तो बड़े एक भाई कदम और आगे आ जाए। बेईमानों का देश है, बेईमानों का, हाँ बेईमानों का देश है भाई साहब। हाँ, मैं इस पे ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा इसका समाधान रख जी रहा हूँ। जी अगर बड़े भाई, जी ईवीएम जी से, जी। जी, अगर हम ईवीएम से चुनाव होता है और हम इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो एक कदम और आगे उठा लें कि किसी भी अध्यादेश को पास करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना वोट करने का अधिकार हो जाए। हर अध्यादेश पे कर सकते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी में आगे तो है ही सही, और हर आदमी का एक एक आधार कार्ड जनरेट है, हर आदमी के पास मोबाइल है, और कहते हैं कि भैया अगर जो वहां की जनता है बहुमत से ज्यादा अगर चीज आ जाता है किसी मुद्दे में, तो वो अध्यादेश को पास करेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो पूर्ण जितने भी सांसद है वो उपस्थित हो, तभी अध्यादेश लागू हो, अन्यथा ना हो। दो बिंदु हमारे पास मिल जाते हैं। अगर मान लो सदन चल रहा है या फिर वॉकआउट हो रहे हैं या अनुपस्थिति ज्यादा है, उस अवस्था में आप अगर बिना बहस के कर रहे हैं तो फिर जनमत लीजिए, क्योंकि जनमत के पास वोट देने का, यस नो करने का अधिकार होता ही है। तो शायद ज्यादा समाधान हो सकेगा। जी जैसे लोकतंत्र के मुद्दे पर ही आपने बात की है कि अगर जनता चाहती है तो होना चाहिए, और अगर जनता उसके समर्थन में नहीं है, सांसद नहीं है, तो फिर वो एक तरफा काम ऐसा नहीं मैं होना ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं हर मुद्दे को पास करने के लिए जनता के पास भी राइट से अधिकार होना चाहिए। कि जैसे कि कोई मुद्दा चल रहा है कि इस मुद्दे को, इस बिल को पास होना कि नहीं होना, तो दो ऑप्शन जनता के पास पहुंचे और हर चाहिए। आदमी के पास जाए और वो अपने मोबाइल से उसको यस नो करे। जिस प्रकार से ईवीएम में बटन दबाता है, वैसे हर मुद्दे पे वो बटन दबाने का हकदार हो जाए, और उसको जी डिस्प्ले पे डायरेक्ट दिखा जाए कि इतने लोगों ने हाँ किया है, इतने लोगों ने ना किया, अब इस बिल को पास करे कि नहीं करे। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, दुनिया से, पूरी दुनिया से आगे हैं, तो हम ये कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें अगर मैडम ये बात बिल्कुल बड़े भाई जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हम दुनिया से आगे हैं और सारे हमारे पास उपकरण हैं, तो क्या हम अपने मोबाइलों से, मान लीजिए हमारे परिवार में 2 मोबाइल हैं और 5 वोट हैं, तो हम अपने परिवार के लोगों की सहमति अनुसार चाहे तो वीडियो से वोट में ले लें या बार कोड से वोट ले लें या किसी भी तरीके से, चूंकि आईडी बार कोड और उस पर एक मैसेज डाल दें, तो उन मैसेजों के माध्यम से भी गिनती की जा सकती है। लेकिन इनको बेईमानी की नीयत के कारण ये अध्यादेश तो नहीं लाना है। ये अगर ईमानदारी हो इनके अंदर, अगर वाकई में स्वच्छता हो इनकी जो कार्यशैली है उसमें, तो फिर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। बड़े भाई की मांग बिल्कुल उचित है, मैं सहमत हूँ इससे। धन्यवाद सर। और आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम रहा वो एक सार्थक चर्चा की ओर आगे बढ़ा, क्योंकि जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े सबने अपने मौलिक विचार यहाँ रखे और अपने विचारों का वो समर्थन में तथ्य भी सामने रखा। जी मिलिंद जी, आप कुछ कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वर्तमान में जितने वोटर है ना भारत देश के अंदर, अभी आप देखेंगे जो गिनती होती है ना, अगर हैं? जी 70-80 करोड़ अगर वोट है, या जो चुनाव जीत के आते हैं ना जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, आप उनका संख्या देख लीजिए, उससे ज्यादा तो 10 करोड़ 20 करोड़ भी ये सारी चीजें होती, 50 करोड़ तो उनके अगेंस्ट है ना। वैसे ही बहुमत इधर ही है जनता का, इसलिए मैं इन बातों का समर्थन करता हूँ। बात तो सही है, 10-20 करोड़ में या वोटों में वो लोग सरकार बना रहे थे और विचार थोपते, और 50 करोड़ उनके अगेंस्ट में है। अगर 50 करोड़ की मान्यता अगर इस चीजों में हो जाए, लागू हो जाए, तो फिर तो जनता जी की सही बात होगी ना। जी बिल्कुल सही बात।
तो मतलब जो जनता चाहेगी फिर वैसे कानून बनने लगेंगे, और हो सकता है मतलब काया पलट भी होता है, क्योंकि कुछ छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े बदलाव ला देते तो नहीं, कहने का ये मतलब आज। जो वर्तमान सरकारें बन रही है, जितने वोटर्स वोट डालते हैं, उसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो मुश्किल से 10%, 20% पर ही है। 50% से 60% उनके अगेंस्ट में है। ये जो बात रखी दोनों साथियों ने, मैं इसके लिए समर्थन कर रहा हूं। तो वो सरकारें तो थोप रही है ना, अपने जजमेंट थोप रही है जनता के ऊपर, निर्णय थोप रही है। भाई, बहुमत किसको बोला जाता है? जो वही, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो पासिंग मार्क आजकल 80%, 60% होना चाहिए ना, 50 के ऊपर होना चाहिए ना। 33 वाला जमाना तो गया, मेरिट किसको बोलते हैं। अब पर ये तो अल्पमत वाली सरकार है ना, जो 10%, 20% वोटों पे बन रही है। ये खामियां है, तो इसको सजेशन जो दिया है, इसलिए वो बात सही है। ये तो 50 खामियां करोड़ नहीं है भाई लोग साहब, भाई जी साहब ये खामियां नहीं है, ये वोट जानबूझ के चोरी पैदा की है। गई। यहाँ जितने हाँ, वोट 2000 पड़ते हैं, 6000 खोले जाते हैं, 6000 दिखाए जाते हैं, वोट 2000 पड़ते हैं। जिस गांव में जिस गांव में एक भी उस कास्ट का नहीं है, उस वर्ग का नहीं है, उस पार्टी का नहीं है, उस विचारधारा का नहीं है, वहां से वही पार्टी को निकाला जाता है। ये हमारा हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है। और हमारे ऊपर जो सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे बहुजन समाज पे जो सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, जो हमारे संविधान पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वो मात्र इसी माध्यम से की जा रही है कि ये वोटों की चोरी के माध्यम से की जा रही है। ये ईवीएम के माध्यम से। इनके लिए दो ही भगवान है मात्र, एक ईवीएम भगवान है, दूसरा ये और चुनाव आयोग भगवान है, तीसरा इनका गोदी मीडिया भी भगवान है। इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है देश में। जय भीम। सही बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। भगवान दास जी, मिलिंद जी और राष्ट्रीय ऋषि जी हमारे साथ जुड़े। सर बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से दर्शकों को बहुत सारी चीज जानने को मिली होगी, ना केवल तथ्य लेकिन आज के समाज की स्थिति, समस्याएं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, वो सुझाव भी जानने को मिले होंगे। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता है, और अगले प्रोग्राम में फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित भी करता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ जय रहें। भीम मैडम। जी सर। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.